हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी क्लास में हम यूपीपी के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, अभी जो री एग्जाम हुआ था 23 तारीख को, उसको जो पेपर है उसको हम सॉर्ट आउट इसमें करने वाले हैं और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके यूपीपी में पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर थी? कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर या मैसूर? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर है कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक है, पल्लव वंश के अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे और यही इसके क्या थे, पहले शासक की बात करें तब सिंह विष्णु थे। दूसरा, चौथी से 9वीं शताब्दी तक ये राजधानी रही थी। चौथी से 9वीं शताब्दी तक ये राजधानी पल्लव वंश की रही थी। दूसरा, पल्लव वंश का यदि आपसे अंतिम शासक पूछ ले तो जो पल्लव वंश का लास्ट शासक था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसके बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, आपको नरसिंह वर्मन फर्स्ट से याद रखना है। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में भी बताया, आपका रिवीजन हो जाएगा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम के रथ टेम्पल, महाबलीपुरम के जो रथ टेम्पल हैं उनको बनवाया था। ठीक, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम के रथ टेम्पल किसके किनारे पर हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी के किनारे पर हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे पर हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे पर हैं। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए, महाबलीपुरम में ही एक दूसरा टेम्पल है जिसे सोर टेम्पल कहा जाता है। तो इस सोर टेम्पल किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने। नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, जो कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल है। ठीक है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल, कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो किसने बनवाया था? कैलाशनाथ टेम्पल, अब कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही बनवाया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही बनवाया था। और ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया है क्योंकि आपको पता होगा एलोरा का कैलाश मंदिर है। ठीक, तो आपसे पूछ ले एलोरा का कैलाश मंदिर और जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है, ये दोनों अलग अलग हैं। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो इसलिए ये बताया गया है। ठीक है, तो जो एलोरा का कैलाश टेम्पल है उसको किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ये आपको याद रखना है। दूसरा, कांचीपुरम से एक चीज और आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से चीनी यात्री ने कांचीपुरम का दौरा किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन ने किया था। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में ही, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में ही इन्होंने कांचीपुरम का दौरा किया था। दूसरा, हर्षवर्धन, सॉरी ये हर्षवर्धन गलत लिख गया है यहाँ पर, ये हैंसोंग, यहाँ करिएगा आप हैंसोंग। ठीक है, ये एक चीनी यात्री था हैंसोंग। और इस हैंसोंग ने, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हैंसोंग के समय पर ही, हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दूसरा, सीयू की इनके द्वारा ही लिखी गई है।
सीयू की किसके द्वारा लिखी गई है? तो हैंसोंग के द्वारा लिखी गई है और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जी ये वही हर्षवर्धन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने रत्नावली लिखी है, प्रियदर्शिका लिखी है और नागानंद पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मदुरै। मदुरै की बात की जाए तो ये बैगई नदी के किनारे पर, सबसे पहले तो ये याद रखना, बैगई नदी के किनारे पर है। दूसरा, इसको पूरब का एथेंस भी कहा जाता है, पूरब का एथेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक, आगे बात करें हम तो मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर है, जहां पर चित्राई फेस्टिवल या चिथिरई फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। चित्राई या चिथिरई फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको याद रखना। दूसरा, मदुरै किस वंश की राजधानी थी? तो ये पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो मदुरै थी। दूसरा आपको याद रखना है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी, 1958 में दिया गया था। आपसे पूछ ले पहला किस भारतीय को मिला? तो पहला ये विनोबा भावे को दिया गया था। ठीक है। दूसरा, पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला मदर टेरेसा थी। और आपसे बात करें पहली महिला साहित्यकार कौन थी? तो पहली महिला साहित्यकार थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। और जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी उनका संबंध मदुरै से ही है, उनका जन्म मदुरै में ही हुआ है। ठीक है, ये याद रखना आप। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट ऑप्शन है तंजावुर। तंजावुर शहर के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विजयालय। विजयालय। और इन्होंने चोल वंश की भी स्थापना, चोल वंश की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रह गया, ये विजयालय हैं ये पल्लव वंश के ही अधीन सामंत थे। ठीक है, विजयालय ने इसकी स्थापना की थी चोल वंश की, और तंजावुर शहर भी इन्होंने ही बसाया था। और इसका अगर वास्तुकार आपसे पूछ ले तो इसका वास्तुकार अगर आपसे पूछ ले तो कौन थे? पेरुथच्चन। पेरुथच्चन। कुंजर मल्लन। कुंजर मल्लन। राजराज पेरुथच्चन, ये इसके वास्तुकार थे। दूसरा आपको याद होगा, मैंने अपने पिछली क्लासों में ही आपको बताया कि तंजावुर शहर के पास ही एक बहुत ही फेमस गांव है चारूपल्लम गांव। ठीक है, चारूपल्लम आपको याद है? चारूपल्लम को चढ़ाईदार सीढ़ी वाला गांव भी कहा जाता है। ठीक है, चढ़ाईदार सीढ़ी वाला गांव किसे कहा जाता है? चारूपल्लम को कहा जाता है। और कहाँ पर है? तो ये आपका तंजावुर के पास में ही है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ पर कौन सा टेम्पल है? बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? बृहदेश्वर टेम्पल आपका कहाँ पर है? तो ये भी आपका तंजावुर में है, और शिव को ये समर्पित एक मंदिर है। और ये राजराज फर्स्ट के द्वारा, जो कि एक चोल शासक थे, उनके द्वारा इसको बनवाया, राजराज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। दूसरा, आपको मैसूर याद रखना है। मैसूर पर, मैसूर शहर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वाडियार वंश ने मैसूर रियासत की स्थापना वाडियार वंश के द्वारा की गई। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि इस पर टीपू सुल्तान का कब अधिकार हुआ? टीपू सुल्तान कब गद्दी पर बैठा? 1761 में गद्दी पर टीपू सुल्तान बैठा था, और 1782 तक। ठीक है, 1761 से 1782 तक। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए सहायक संधि कब, सहायक संधि, जो सहायक संधि थी वो कब स्टार्ट की गई थी? तो 1798 में उसको स्टार्ट किया गया था। और किसने स्टार्ट की थी? बेलेजली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बेलेजली। ठीक है, फिर इसका मैसूर से क्या संबंध है सहायक संधि का?
इसलिए मैंने ये आपको बताया, क्योंकि मैसूर से संबंध है, क्योंकि जो सहायक संधि अपनाने वाली पहली रियासत थी वो तो थी हैदराबाद। ठीक है जी, हैदराबाद। दूसरी पूछ ले आपसे, तो दूसरी कौन सी थी, तो दूसरी रियासत थी मैसूर, जिसने 1799 में इसको स्वीकार किया था। ठीक है, दैट इज क्लियर। क्लियर है ये पॉइंट आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ठीक, तो ये जो इसका राइट आंसर होने वाला है, तो इसके ऑप्शन देखो पहले, दीपिका पादुकोण को, शिल्पा शेट्टी को, अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को। ठीक, सबसे पहले हम जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी के बारे में, ठीक है, जीएसटी की पहली बार कब बात की गई थी, तो 2005 2006 के बजट में इसकी पहली बार बात की गई, पहली बार बात की गई थी। पहला अगर आपसे देश पूछ ले, तो पहला जो देश है वो फ्रांस है, जहां पर जीएसटी लागू है। इसने 1954 में ये लागू की थी, 1954 में। दूसरा अगर आपसे पूछ ले भारत की जो जीएसटी है वो किस पर आधारित है, तो भारत की जीएसटी कनाडाई मॉडल पर आधारित है, कनाडाई मॉडल पर भारत की जीएसटी आधारित है। दूसरा, भारत में किस किस समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। दूसरा आपको याद रखना कि जीएसटी किन राज्यों के लिए आवश्यक है, जीएसटी किन उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है, तो जीएसटी जो आवश्यक है वो जिनका एक साल का टर्नओवर 20 लाख से या 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए ये आवश्यक है। 20 लाख, किसी किसी राज्य में 10 लाख भी है, वो राज्यों के हिसाब से। ठीक है, 20 लाख टर्नओवर होना चाहिए। दूसरा, भारत में से हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन से, तो इसको 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन 2016 से इसको शामिल किया गया है। दूसरा आपसे पूछ ले, 101वां संविधान संशोधन 2016 भारत में लागू कब हुई, 1 जुलाई 2017 को ये भारत में लागू हुई थी। ठीक है, भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। दूसरा आपसे पूछ ले, जीएसटी एक कैसा टैक्स है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा आपको याद रखना है, जीएसटी कौन कौन से आर्टिकल में शामिल की गई है, 279A में इसको शामिल किया गया है, 279A में इसको शामिल किया गया है। दूसरा आपसे पूछ ले जीएसटी के बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब आगे चले। अमिताभ बच्चन से आपको एक क्वेश्चन याद है, मैंने आपको बताया था हरिवंश राय बच्चन के बारे में, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, याद है आपको, सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति, सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति। और कब मिला था, 1991 में मिला था, जब इस सम्मान की स्थापना की गई थी। इसको देता कौन है, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसको, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसको, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पहला मिला था, किसके लिए मिला था, इनकी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच
सीमा साझा करती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, पहले तो ये देखिए 49वीं समानांतर रेखा या सीज फ्राइड रेखा, 38वीं रेखा या 24वीं रेखा। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा साझा, फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा साझा करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और फ्रांस की अगर हम राजधानी की बात करें तो पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे पर है, सीन नदी के किनारे पर है। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है, जो कि स्प्री नदी के किनारे पर है, स्प्री नदी के किनारे पर है। दूसरा बात करूं, एक दूसरी रेखा यहीं पर है, मैगिनोट रेखा भी कहां पर है? मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा भी फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस प्लस जर्मनी के बीच में है। ठीक है, मैगिनोट रेखा और सीजफ्राइड रेखा दोनों फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। जबकि हम 49वीं समानांतर रेखा की बात करें तो 49वीं समानांतर रेखा यूएसए प्लस कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा की जो सीमा है वो 49वीं समानांतर रेखा बनाती है। और यूएसए की अगर राजधानी की बात करें हम तो वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी, जो कि किस नदी के किनारे पर है? पोटोमैक नदी के किनारे पर है, पोटोमैक नदी के किनारे पर है। दूसरा आपसे पूछ ले यहाँ पर किस बैंक का मुख्यालय है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यहीं पर है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। दूसरा जो आईएमएफ है उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में ही उसका भी मुख्यालय है। यह आपको याद रखना है। दूसरा, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। और कल मैंने आपको अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें बताया था कि कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। बताइए कब हुआ था? ठीक है, तो जो कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 को हुआ था। दूसरा आपसे पूछ ले कब लागू हुआ था, तो 1989 में वो लागू हुआ था। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा की बात करें हम तो 38वीं समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, प्लस दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी है? तो 38वीं समानांतर रेखा है। उसके बाद उत्तर कोरिया की प्योंगयांग राजधानी है, प्योंगयांग। दूसरा, दक्षिण कोरिया की बात करें हम तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, 24वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये जो रेखा है ये विवादित है, इसे पाकिस्तान नहीं मानता। ठीक, तो दूसरी कौन सी रेखा? दूसरी रेखा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ये किसका विभाजन करती है? भारत और पाकिस्तान का विभाजन करती है। दूसरी एक रेखा और है ड्यूरंड रेखा, जो कि पहले भारत और पाकिस्तान के, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये आपको याद रखना। एक रेखा, दूसरी एक ये मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन। मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो किसके बीच में सीमा बनाती है? भारत, भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि चाइना के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन सा भारतीय राज्य साझा करता है? तो जो उसका राइट आंसर है वो होने वाला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश होने वाला है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। और एक नेक्स्ट रेखा है हमारी लास्ट, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग
रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? तो हिंडनबर्ग रेखा है। ठीक है, जर्मनी की अगर राजधानी की बात करें हम, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। मैंने आपको पीछे बताया स्प्री नदी के किनारे पर है। और पोलैंड की राजधानी वार्सा है। और पोलैंड की आप संसद याद रखना, पोलैंड की संसद को सोजिम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोलैंड की संसद को सोजिम कहा जाता है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये सारा क्लियर है आपको। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी पर ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को या 16 अक्टूबर को? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले, भारत में पहला डाकघर कहाँ पर खोला गया था? तो जो भारत में पहला डाकघर है 1764 में खोला गया। और कहाँ पर खोला गया था? बॉम्बे में खोला गया था। ठीक है, पहला डाकघर बॉम्बे में खोला गया था। दूसरा बात करें आपसे, दूसरा डाकघर कब खोला गया? तो 1774 में खोला गया था। और कहाँ पर खोला गया? इसको कोलकाता में खोला गया था। कोलकाता में इसको खोला गया था। दूसरा आपसे पूछ ले, किसने खोला इसको? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको खोला गया था। और दूसरा आपसे पूछ ले, पूरे भारत के लिए डाक व्यवस्था खोलने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पूरे भारत के लिए इसको खोला था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी ने भारत के लिए इसको खोल दिया था, पूरे भारत के लिए। क्लियर है आपको ये? ठीक है, तो 5 अक्टूबर आप, अगर हम 5 अक्टूबर की बात करें, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ ले, विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेशनल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेशनल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। ठीक, आप ये याद रखना आपको। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनको ही भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, पहला भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, पहले विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो पहला विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, 8 अक्टूबर, अगर 8 अक्टूबर की बात की जाए, तो 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल वायुसेना दिवस। वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। वायुसेना की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 16 अक्टूबर। अगर हम 16 अक्टूबर की बात करें, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर
1945 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना की गई थी। ये क्या होता? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपसे पूछ ले कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विश्व खाद्य अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन से आपको कुछ याद आया? भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। और कब इन्होंने हरित क्रांति भारत में स्टार्ट की थी? तो 1965 से 1966 में स्टार्ट की थी। और दूसरा आपसे पूछ ले किस पंचवर्षीय योजना में? तो इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? USA के रहने वाले थे। और पहली बार जो ये क्रांति स्टार्ट की गई थी, हरित क्रांति, कहाँ से की गई? तो ये आपकी मैक्सिको से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, आप तो केवल हमारी क्लास देखते रहिए, आपका जो भी रिवीजन है हम इसी क्लास में करा देंगे, आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, बंबई में, मद्रास में, नागौर में, या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो है बंबई में। ठीक है, बंबई में कौन सा था? तो जुहू एयरपोर्ट, जुहू एयरपोर्ट, जुहू एयरपोर्ट है कहां पर? बंबई में। जुहू एयरपोर्ट बंबई में पहला हवाई अड्डा स्थापित किया गया था। और इन हवाई अड्डों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, और दूसरा मैं आपसे बात करूं इसकी स्थापना कब की गई? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1994 के अधिनियम से, 1994 में इसका एक्ट आया। दूसरा इसकी स्थापना कब की गई? 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये आप याद रखना। ठीक है, इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कवर करता है। 1994 के एक्ट से 1995 में स्थापना की गई, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दूसरा, बंबई से आप एक चीज और याद रखना, बॉम्बे में एक बॉम्बे जिमखाना स्टेडियम है, बॉम्बे जिमखाना स्टेडियम, बॉम्बे जिमखाना स्टेडियम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार टेस्ट मैच कब हुआ था, तो जब भारत में पहला टेस्ट मैच हुआ था वो बॉम्बे जिमखाना पर ही हुआ था। दूसरा कब हुआ? तो ये हुआ था 1933 में हुआ, भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल हुआ था, भारत और इंग्लैंड के बीच इसका फाइनल हुआ था। और दूसरा इसको जीता कौन था? तो इंग्लैंड इसको जीता था। बॉम्बे जिमखाना स्टेडियम याद रखना कहाँ पर है? बंबई में है। ठीक, उसके आगे बात करें हम मद्रास की, तो मद्रास से पहले तो एक चीज याद रखना आप कि 1969 में, 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? तो भारत का पहला नगर निगम भी कौन सा था? तो मद्रास ही भारत का पहला नगर निगम था। ठीक है, नगर निगम की बात आई है तो मैं आपसे बात करूंगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन कब किया गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जो कि 1 जून 1993 से लागू हुआ। ठीक है, ये किससे संबंधित था? ये जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं और जो नगर निगम है उससे ये संबंधित था। इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और दूसरा आपसे पूछ ले 12वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए थे? तो टोटल 18 विषय जोड़े गए थे, इस पर नगर निगम कानून बना, नगर निगम जिसे लीड करता है। 18 विषय जोड़े गए थे, ये आपको
याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम था, जिसे वर्तमान में चेन्नई भी कहा जाता है, और मद्रास का नाम तमिलनाडु 1969 में किया गया था। नागौर जिला में पहली पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है ना, तो पहली पंचायत यहीं पर स्थापित की गई थी, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है। पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में स्थापित की गई थी। पूछ ले आपसे, त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और दूसरा में संविधान संशोधन कौन सा है, यानी जो पंचायतों को संवैधानिक किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 1993 को लागू हुआ था। दूसरा आपको याद रखना, 24 अप्रैल को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। तो भारत का जो पहला, ठीक है, भारत का पहला 6 लाइन हाईवे कौन सा है? भारत का पहला 6 लाइन हाईवे कौन सा है? तो ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ही है, और 2002 में स्थापित किया गया था। दूसरा, इस यानी जो हाईवे है इनको कौन कंट्रोल करता है? तो हाईवे को कंट्रोल करने का काम करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी स्थापना 1988 में की गई। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में, और इसने कार्य करना कब स्टार्ट किया? 1995 में इसने कार्य करना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ पर है? जाग्रेब में है, एम्स्टर्डम, ये गलत टाइप कर दिया है, ये एम्स्टर्डम होने वाला है, एम्स्टर्डम। ठीक है, जाग्रेब, एम्स्टर्डम, रबात या द हैग? तो जो इसका राइट आंसर है, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? एम्स्टर्डम है। दूसरा, रबात किसकी राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है रबात। और मोरक्को से आपको याद आया, मोरक्को से मैंने आपको बताया था, यहीं का मोरक्को का ही राजकुमार किसको कहा जाता है? मोरक्को का राजकुमार किसको कहा जाता है? इब्न बतूता को। इब्न बतूता को मोरक्को का राजकुमार कहा जाता है। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? रहेला नाम की पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। दूसरा, किसके शासनकाल में भारत आई ये? MBT के शासनकाल, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। द हैग की अगर हम बात करें, तो जो नीदरलैंड की राजधानी तो एम्स्टर्डम में है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? दूसरा, अगर नीदरलैंड की संसद पूछी तो द हैग में है, और द हैग में ही इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। कुछ राजधानियां आपको याद रखनी है, जैसे भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नेपिताओ। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? अफगानिस्तान की काबुल है। ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, इनकी राजधानी भी आपको याद रखनी है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको द हैग याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हैग नीदरलैंड में ही उसका मुख्यालय है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आ लाइफ मिसपेंट, गलत टाइप हो गया। आ लाइफ मिसपेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
महादेवी वर्मा, राजेंद्र प्रसाद या खुशवंत सिंह? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, महादेवी वर्मा के द्वारा कौन कौन सी कृतियां लिखी गई हैं? तो इनके द्वारा नीरजा लिखी गई है, रश्मि लिखी गई है, तीसरा दीपशिखा लिखी गई है, दीपशिखा लिखी गई है। ये आपके यूपीपी का जो एग्जाम है ना, या यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम होने वाला, उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी। आप जब पेपर देकर आए ना तो क्वेश्चन मिला लेना। ओके, ठीक है। आगे बात करें हम राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद को चंपारण का गांधी कहा जाता है। चंपारण का गांधी इनको कहा जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति भी ये थे। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। दूसरा, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा में जो संविधान बन गया, तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है। ठीक है, ये 1947 के समय पर 1947 की जो घटनाएं हुई थी उस पर ये आधारित है। दूसरा, 1956 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनएचआरसी की स्थापना, एनएचआरसी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? संसद के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा या सी राजगोपालाचारी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है संसद के द्वारा। 1993 में की गई थी इसकी स्थापना। 1993 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दूसरा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष, रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक याद रखनी है आपको, इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। दूसरा, आपसे पूछ ले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और कब किया गया? तो 1939 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। और कब की थी? 1942 में। आजाद हिंद फौज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। मोहन सिंह ने की थी। और कहां पर की थी? सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, मोहन सिंह के द्वारा की गई। और इसकी जो 1943 में कमान संभाली थी, 1943 में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस ने ही संभाली थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार की भी स्थापना की गई। आजाद
हिंद सरकार की भी स्थापना की गई। यह आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म और कहाँ पर हुआ था, कटक में हुआ था। कटक महानदी के किनारे पर है, ठीक है, वो सब आपको याद होगा। अगला है, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में की गई? तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। और किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा किसानों से ही संबंधित है, जमींदारी उन्मूलन जो अधिनियम है वो कब आया था? तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब आया? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, उन्मूलन एक्ट कब आया था? 1950 में आया, ठीक है, 1950 में पहली बार आया था, ये आपको याद रखना है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में आया। और दूसरा यूपीपी वाले ध्यान दें, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य था यूपी, जिसने 1951 में इसको लागू किया था, ठीक है, आपको याद रखना। जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1950 में आया, यूपी ने इसे सर्वप्रथम लागू किया था 1951 में, ठीक। अब बात करें हम सी राजगोपालाचारी की, तो सी राजगोपालाचारी की बात की जाए, पहले तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पहला भारत रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है, ठीक। दूसरा 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ ले, दक्षिण भारत में इनके द्वारा, दक्षिण भारत में नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत में नमक आंदोलन का नेतृत्व किया। नमक जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, आपसे पूछ ले जैसे उत्तर भारत में गांधी जी के द्वारा नमक आंदोलन चलाया गया था, वैसे ही दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। और कहां से? तो त्रुचि से वेदारण्यम तक, त्रुचि से वेदारण्यम तक ये चलाया गया था। और ये कहां पर है सब? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बर्ली पेंटिंग के लिए किस राज्य को जाना जाता है? महाराष्ट्र को, आंध्र प्रदेश, या बिहार, या राजस्थान? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, बर्ली पेंटिंग है महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र की पेंटिंग को बर्ली पेंटिंग कहा जाता है। दूसरा आंध्र प्रदेश की पेंटिंग की अगर हम बात करें, कलमकारी पेंटिंग किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है कलमकारी पेंटिंग। बिहार की तो बहुत फेमस है, आपको याद होगी, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ पर है? तो ये बिहार में है, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग बिहार। और राजस्थान की बात करें तो मेवाड़ पेंटिंग, मेवाड़ कला और राजपूताना कला यहाँ की बहुत फेमस है, राजपूत कला यहाँ की बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 1657 में किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, चंद्रभान ब्राह्मण ने, शेख जमालुद्दीन ने, ठीक है। आपको ये इसका सही आंसर बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, दारा शिकोह इसका राइट आंसर है। और दारा शिकोह शाहजहां, शाहजहां और मुमताज महल, मुमताज महल के सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है। शाहजहां और मुमताज महल के दारा शिकोह सबसे बड़े बेटे थे। और शाहजहां ने मुमताज महल की याद में, याद आया कुछ, आगरे का ताजमहल, ठीक है, आगरे में ताजमहल बनवाया था, आगरे में
ताजमहल बनवाया था। दूसरा, इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1632 में शुरू हुआ, 1653 तक ये बनकर पूर्ण हो गया था। दूसरा, इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार की अगर हम बात करें, ताजमहल के उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, मैं आपसे बात करूं, दारा सिकों का भाई औरंगजेब था। ठीक है, दारा सिकों का भाई कौन था? औरंगजेब। अब्दुल रहीम खाना की बात की जाए तो अब्दुल रहीम जो वर्तमान में रहीम थे ना, वो पहले रहीम थे जो कृष्ण जी की भक्ति में लीन थे और उनकी कविताएं लिखा करते थे, पदावली वो लिखते थे, ये वही रहीम है। और ये अगर पूछ ले किनके बेटे थे, तो ये बैरम खां के बेटे थे, बैरम खां के बेटे थे, बैरम खां के ये बेटे थे। दूसरा, इनको खाने खाना की जो उपाधि है, खाने खाना की उपाधि इनको अकबर के द्वारा दी गई थी, अकबर के द्वारा दी गई थी। और बैरम खां की बात करें, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है, अकबर और हैमू के बीच, उस समय अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां ही था और बैरम खां के नेतृत्व में ही वो पानीपत का दूसरा युद्ध जीता गया था। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है चंद्रभान ब्राह्मण, ये किसके दरबार में? तो ये औरंगजेब और शाहजहां के दरबार में रहते थे, शाहजहां के दरबार में ये रहते थे, ये आपको याद रखना। शेख जमालुद्दीन की अगर बात की जाए, अगर शेख जमालुद्दीन की बात की जाए तो सिकंदर लोदी के दरबार में रहते थे, सिकंदर लोदी के दरबार में ये रहते थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के। और इन्हें दिल्ली का दूसरा खुसरो भी कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली का दूसरा खुसरो भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो से इनकी तुलना की जाती है। दूसरा, अमीर खुसरो आपको याद है ना, 8 राजाओं का शासन देखने वाला एकमात्र कवि कौन था? तो वो अमीर खुसरो ही था। ठीक है, तो इसी के साथ आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।